सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं आपका प्रोफेसर और चलिए आज हम मिलकर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के सिलेबस के एक सफ़र पर चलते हैं। इस सेशन का मकसद आपके सिलेबस को बहुत ही सरल तरीके से समझना है, ताकि आपको ये बिल्कुल साफ हो जाए कि इस सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हम करने क्या वाले हैं? हम इस पूरे सिलेबस को, आप जानते हैं, छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ेंगे। इससे ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि इस सेमेस्टर में हमें किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। ये आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा, जो आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। तो देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम पहले कोर्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर एक एक करके सभी 5 यूनिट्स की गहराइयों में जाएंगे, और आखिर में हम उन रिसोर्सेज और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर भी बात करेंगे जो इस विषय से आपके लिए खुलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम कोर्स की जो बेसिक डिटेल्स हैं उन्हें समझ लें। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सभी सही पाठ्यक्रम पर बात कर रहे हैं। तो ये जो कोर्स है ये बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है फिजिक्स, और हाँ, ये एक माइनर कोर्स है। आपके पेपर का जो टाइटल है वो है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड मैटर, यानी यांत्रिकीय एवं पदार्थ के मूल सिद्धांत। चलिए अब अपनी पहली यूनिट से शुरू करते हैं। इस यूनिट का नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये यूनिट बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि मैकेनिक्स की जड़ें, मतलब इसकी शुरुआत हमारे प्राचीन भारत से कैसे जुड़ी हुई है। ये जानना वाकई फैसिनेटिंग है कि जिन सिद्धांतों को हम आज पढ़ते हैं उनकी नींव सदियों पहले रखी गई थी। तो जैसा मैंने कहा, ये यूनिट एक पुल की तरह है जो आज की मॉडर्न फिजिक्स को उसकी पुरानी भारतीय जड़ों से जोड़ती है। हम वराहमिहिर और विक्रम साराभाई जैसे महान लोगों के योगदान के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही महर्षि कणाद के गति के नियमों को समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण और प्रत्यास्थता पर हमारे प्राचीन विचार क्या थे। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? हम वराहमिहिर और हमारे मॉडर्न साइंस के जनक विक्रम साराभाई, उनके जीवन और योगदान को समझेंगे। फिर महर्षि कणाद के गति के 3 नियमों को देखेंगे, और हाँ, हम इनकी तुलना न्यूटन के नियमों से भी करेंगे। इसके अलावा वैशेषिक दर्शन में इलास्टिसिटी का सिद्धांत क्या था, भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या बताया, और आर्यभट्ट ने ग्रहों की दूरी की कितनी सटीक कैलकुलेशंस की थी, ये सब हम विस्तार से देखेंगे। आप समझ सकते हैं कि ये यूनिट पूरे कोर्स के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन तैयार करती है। ठीक है, चलिए अब अपनी दूसरी यूनिट में उतरते हैं, जिसका नाम है दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडीज। यहाँ हम देखेंगे कि चीजें, मतलब ऑब्जेक्ट्स, कैसे मूव करती हैं, पार्टिकल से लेकर रोटेशनल मोशन तक सब कुछ। सही कहूँ तो ये यूनिट मैकेनिक्स का दिल है। ये यूनिट एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ती है। हम शुरुआत करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से, यानी कणों के निकाय से। फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण को समझेंगे। उसके बाद हुक्स लॉ के जरिए हम देखेंगे कि मटेरियल्स की इलास्टिसिटी क्या होती है, और आखिर में हम रिजिडिटी को डिटरमाइन करने के तरीकों को जानेंगे। अब ये जो टॉपिक्स है ना, ये हमें वो पावर देते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि कोई भी वस्तु कैसे चलती है, या उस पर फोर्स लगाने से उसका शेप कैसे बदलता है। हम रेखीय और कोणीय संवेग संरक्षण जैसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सोचिए, एक ही नियम से आप रॉकेट की गति और एक घूमते हुए लट्टू दोनों को समझ सकते हैं। फिर जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय, हुक का नियम, यंग का प्रत्यास्थिता गुणांक, ये सब हमें ये समझने में मदद करते हैं कि बड़े बड़े पुल और इमारतें इतना वजन कैसे झेल पाते हैं। चलिए अब आते हैं तरल पदार्थों यानी फ्लूइड्स की दिलचस्प दुनिया में। इसे हम 2 यूनिट्स में कवर करेंगे। पहले यूनिट 3 में हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की, मतलब द्रवों की सतह पर लगने वाले फोर्सेस की। और फिर यूनिट 4 में हम श्यानता यानी विस्कोसिटी को समझेंगे, जिसका मतलब है कि कोई द्रव कितनी आसानी से बहता है। अच्छा, कभी सोचा है कि बारिश की बूंदें हमेशा गोल ही क्यों होती हैं? या कोई छोटा मोटा कीड़ा पानी पर आराम से कैसे चल लेता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे यूनिट 3 में। हम शुरुआत करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, और फिर सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और कैपिलैरिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। यही वो साइंस है जो इन रोजमर्रा की घटनाओं के पीछे काम करता है। तो इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे कि कोहिसिव और एडहेसिव फोर्सेस के आधार पर सरफेस टेंशन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। हम ये भी पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कैपिलैरिटी कैसे काम करती है, और टेम्परेचर का सरफेस टेंशन पर क्या असर होता है।
और हाँ, आखिर में हम येगर्स मेथड जैसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स के बारे में भी जानेंगे, जिससे हम किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो सरफेस पर लगने वाले फोर्सेस को तो हमने समझ लिया। अब यूनिट 4 में हम देखेंगे कि द्रव असल में बहता कैसे है। यहाँ हम बात करेंगे विस्कोसिटी की, जिसे हम सरल भाषा में किसी भी द्रव का गाढ़ापन कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उसके बहने में कितनी रुकावट है। ये स्लाइड दिखाती है कि फ्लूइड फ्लो को कौन से मेन प्रिंसिपल्स गवर्न करते हैं। हम आइडियल और विस्कस फ्लूइड के बीच क्या फर्क है वहां से शुरू करेंगे, और फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम और पॉइजलीज और स्टोक्स फॉर्मूला जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये सारे सिद्धांत फ्लूइड डायनामिक्स की फाउंडेशन है। इसमें हम समझेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या अंतर होता है। सबसे ज़रूरी, हम बर्नौलीज थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। यही वो प्रमेय है जो हमें समझाती है कि एक हवाई जहाज़ हवा में कैसे उड़ पाता है। पोज्यूलीज और स्टोक्स फॉर्मूला जैसे सूत्र हमें ये कैलकुलेट करने में मदद करते हैं कि पाइपलाइनों में कोई लिक्विड कितनी तेज़ी से बहेगा। आप समझ सकते हैं कि ये इक्वेशंस इंजीनियरिंग से लेकर मौसम विज्ञान तक हर जगह काम आती हैं। चलिए, अब हम अपनी आखिरी कंटेंट यूनिट पर आते हैं, यूनिट 5, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण और बल। इसमें हम उन बड़े बड़े फोर्सेस की बात करेंगे जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। यह यूनिट हमें ग्रहों और तारों की गति को समझने में मदद करेगी। ये माइंड मैप एक तरह से पूरी यूनिट का रास्ता दिखाता है। हम जनरल फोर्स फील्ड्स से शुरू करेंगे और फिर उन स्पेसिफिक लॉज तक जाएंगे जो प्लैनेट्स के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच का फर्क समझेंगे, फिर सेंट्रल फोर्सेस के अंडर मोशन कैसा होता है उसे पढ़ेंगे, और आखिर में केपलर्स लॉज को डिराइव करेंगे। तो इस यूनिट की सबसे खास बात यही है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन और फोर्स के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ले आती है, जिससे हम ग्रहों और सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं। हम सेंट्रल फोर्सेस के अंडर मोशन के फीचर्स को जानेंगे, रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और इस यूनिट का जो मेन हाईलाइट है यानी केपलर्स लॉज, हम उसे डिराइव करना भी सीखेंगे। तो अब जब हमने पूरे सिलेबस का एक टूर ले लिया है, तो चलिए अब बात करते हैं उन रिसोर्सेज की जो इस सफ़र में आपके काम आएंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि ये रास्ता आपको भविष्य में कहाँ कहाँ ले जा सकता है। देखिए, अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी किताबें बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ कुछ किताबें हैं जो मैं रिकमेंड करूँगी। इसमें आपको एनसीईआरटी की संस्कृत साहित्य में विज्ञान का इतिहास और भास्कर द्वितीय की सिद्धांत शिरोमणि जैसे क्लासिकल ग्रंथ भी मिलेंगे, और साथ ही डीएस माथुर और सीआर ज़िमान्स्की की मॉडर्न फिजिक्स की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स भी हैं। ये जो मिक्स है ना, ये आपको सब्जेक्ट की एक बहुत गहरी समझ देगा। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि भाई इस पढ़ाई से भविष्य में क्या अवसर मिलेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसका रियल वर्ल्ड में क्या महत्व है ना? देखिए, इस कोर्स से जो आप स्किल सीखेंगे वो आपको कई एक्साइटिंग करियर फील्ड्स में ले जा सकती हैं। अगर आप फाउंडेशनल लॉज में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप रिसर्च और एकेडेमिया में जा सकते हैं, एक साइंटिस्ट या प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपको बॉडी मैकेनिक्स का एनालिसिस अच्छा लगता है तो इंजीनियरिंग और डिज़ाइन के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। फ्लूइड डायनामिक्स की समझ आपको एरोस्पेस और मीटियोरोलॉजी जैसे फील्ड्स के लिए तैयार करती है। और अगर ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट्स में मजा आता है तो एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन मतलब इसरो या डीआरडीओ जैसे संस्थानों में काम करने का मौका मिल सकता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आप सिविल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज और बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में डेटा एनालिस्ट जैसी कई सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, फिजिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये इस पूरे ब्रह्मांड को देखने का, उसे समझने का एक नजरिया है। ये तर्क, जिज्ञासा और खोज का एक सफर है, और आपका ये रोमांचक सफर अब शुरू होता है। इस सेमेस्टर के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें।